इंडिया की सबसे पहली सीक्रेट सोसाइटी रही है, लेकिन उसका नाम बहुत कम लोगों को पता है। खाना खाता था तो जहर मिलवा देते थे। 64 के 64 भाई कत्ल करवा देते। 9 लोग कौन है ने अपनी सीक्रेट बुक्स जिनको दी थी। डॉक्टर का नाम भी है। एक जादूगर मिलने गया और जब वो वापस आया तो जादूगर के पास एक गैजेट था। आपको थ्रेट्स होते हैं उन लोगों की तरफ से जो नहीं चाहते कि दुनिया में बेहतरी आए। कुछ ऐसे ग्रेवयार्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। 3 साल के लिए आपकी मैयत को रख लेते हैं। उसके लिए भी पाकिस्तानी 20 से 30 लाख आपका खर्चा होता है। इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन जैसी शैतानी सीक्रेट सोसाइटीज तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इंडिया की पहली सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाई? क्या ये सोसाइटी अशोका द ग्रेट ने बनाई? इस सोसाइटी में क्या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं? और दुनिया का सबसे खौफनाक कब्रिस्तान दुनिया के किस हिस्से में है? तो ये सब जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज़्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज के पॉडकास्ट में मैं ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बात करने वाली हूँ जो इंडिया की सबसे पहली सीक्रेट सोसाइटी रही है, लेकिन उसका नाम बहुत कम लोगों को पता है। आज के दौर में उसे कहा जाता है दी 9 अननोन मैन। क्या है ये सीक्रेट सोसाइटी का सीक्रेट? अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको तारीख में लेके जाना पड़ेगा। इसको बनाने वाला कौन था, इसको बनाने की वजूहात क्या थी और क्या वो अवामिल थे जिसकी बिना पे ये बनाई गई। अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब बड़ी ऐसे मतलब हमने पढ़ी है हिस्ट्री काफ़ी बार, कई चीज़ों के बारे में पढ़ा होता है, लेकिन इतनी डिटेल जानने के बाद मैं इसकी बैक हिस्ट्री से बड़ी इंस्पायर हुई हूँ और मुझे बड़ा एक नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है मेरी अपनी भी, क्योंकि जब मैंने ये क्या इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा इंडिया में भी लिखा बताया नहीं जाता, क्योंकि ये इंडिया की पहली सीक्रेट सोसाइटी थी। आज भी इसका वजूद कायम है, लेकिन ज़्यादातर कौन से लोग इससे मुंसलिक रहे और क्या इसके बारे में ये इतनी सीक्रेट थी कि बहुत सारी चीज़ें सीक्रेसी में ही आज तक हैं। मतलब इसके हवाले से खुलकर कोई बात नहीं होती, लेकिन जब इस पर तहकीक की गई तो मतलब हिंदुस्तान का एक जो बहुत बड़ा अशोका जो एक था हुक्मरान, वो शहज़ादा था और उसके 64 भाई थे। जो उसका बाप राजा था तो ये 65 टोटल भाई थे, 65 भाई थे जिनमें से एक अशोका था। अच्छा, बाकी जो 64 भाई थे तो उनकी हिस्ट्री ये है कि वो ना तालीम, शऊर और ये सारी राजनीति के मामलात में बहुत ही निकम्मे नठल्ले थे। इनमें अशोका जो था वो अपने बाप का सबसे फेवरेट भी था और वो बेशक जंग का हुनर हो, रियासती अमूर चलाने का हुनर हो, आवाम में घुलने मिलने का हुनर हो, लोगों के मसाइल को समझने का हो, मतलब अपने मुल्क को देखभाल करने का हर सतह पे, यू नेम इट, उसकी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी कि वो कर जाता था, करता था, जंगें लड़ता था, जंगों में जीत के आता था और उसने अपनी जो सल्तनत को बहुत बढ़ाया था और बहुत सी फतूहात जो हैं उसके क्रेडिट पे थी। अच्छा, अब भाई ये क्या करते थे, ये गुण में, उसकी खूबियों में, उसकी क्वालिटीज़ का तो मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन वो सब इस चीज़ के दर पे थे कि किसी तरीके से हम इसको मार दें। घर पे खाना खाता था तो जहर मिलवा देते थे, भाई बाहर निकलता था तो नकाबपोश हमलावर करते थे, जंग में भी उसके दुश्मन छोड़ देते थे। कोई ऐसा लम्हा, वो सोने जाता था तो गुलामों को मिला के उसको कोई ना कोई जहरीली चीज़ से कमरे में उसके सांप छोड़ देते थे। मतलब कोई उसके लिए ऐसा कोना नहीं बचा था जो उसके लिए आफियत की जगह हो, जहाँ वो पुरसकून हो के इस डर हर वक्त का जो एक साजिश है इससे निकल के वो ना वो बैठ सके।
वो बहुत यानी तंग। उसको हर टाइम यही खौफ रहता था कि मेरे अपने भाई मुझे मार देंगे। बिल्कुल। और देखो, एक के मुकाबले में 64 थे, तो वो हर वक्त, और वो बिल्कुल फारिग थे। उनका काम ही ये था कि अशोका को हम बस ख़त्म कर दें, इसको जान से मार दें। जब उसकी हद ख़त्म हो गई ना, और वो उसने एक बहुत बड़ी जंग में भी जाना था, और अपनी सल्तनत को वो बहुत बढ़ाना चाहता था, तो उसको लगा कि जब तक मैं अपने घर के इस इशू से अपनी जान बचाने में लगा रहूँगा, तो मैं सल्तनत को कैसे बड़ा करूँगा। और ये इस तरह ये उसने डिसाइड किया वन फाइन मॉर्निंग कि मुझे जंग पे जाना है। बट उसने सबसे पहले अपने 64 के 64 भाई कत्ल करवा दिया, क्योंकि उसके बग़ैर वो ना रियासत चला सकता था, और उन भाइयों में से किसी के पास ये स्किल भी नहीं था कि जो उसके बाद उसके बाप की इस रियासत को संभाल सकता। तो उसने फिर एक सफाकी से सोचा कि मेरे पास दो ही रास्ते हैं, कि या तो मैं छोड़ के चला जाऊँ ये सब कुछ, या अपने भाइयों का को बंदोबस्त करूँ पक्का, और फिर इसकी फतूहात को इसको बढ़ा के निकलूँ। बहरहाल उसने अपने भाई मार दिए, और सबसे बड़ा ये जो जंग उसने की अशोका की, उसमें इसने अपनी सल्तनत को कामयाब भी किया, बढ़ाया भी। लेकिन ये उसके बाद ना, उस जंग से जो उसने लर्न किया, बड़ी तवील जंग चली, और बड़ा उसकी कामयाबी के बाद ना, इसने ख़ुद को थोड़ा सा आइसोलेट किया अपने लिए, एक टाइम निकालने के लिए, कि उसको ऐसे लगा कि उसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत इस जंग से, इस पूरे अपनी ज़िंदगी से जो मैंने लर्न किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको पहले उस पर सोचूं मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं आज हूँ, कल नहीं रहा, तो वो इल्म सारा जो मेरे पास है वो मेरे पास ही रह जाएगा। अच्छा, इसने जो मैं बताऊँ, बहुत तपस्या करना, जिसको उसने मेडिटेशन भी बहुत की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर था बुद्ध मज़हब से। और उसको वो जो उसकी जो पढ़ता था ना, कि जो उसकी सारी तालीमात थी, वो बहुत ज़्यादा इंसानियत के करीब और अच्छे के बारे में थी। और ये भी कहा जाता है कि एक अशोका के दिल में ये भी गिल्ट या ख्याल था कि उसने एक जंग जीतने के लिए इतने सारे लोगों का कत्ल कर दिया। जब मैंने कहा ना, वो उस जंग से जब जीत के आया, और उसने उसमें मैसिव इंसानी जानें गई थी, उससे वो एक शौक में चला गया, और वो एक दरख्त के नीचे मैक्सिमम टाइम गुजारा उसने। वो महल छोड़कर आ गया, और उसने अपना एक लिबास, एक चादर पहनकर वो एक दरख्त के नीचे उसने मेडिटेशन की। पता नहीं, अपने आप को उसी समझने के लिए, एक राब्ता उसने अल्लाह से बनाने के लिए राब्ता किया कि मैंने ये क्या किया है, और मुझे इस चीज़ का कि मैं इन जंगों में क्या रखा है, और इतनी इंसानी जानें चली गई, मिला क्या ज़मीन के टुकड़ों के लिए। उसके अंदर एक कश्मकश चल रही थी, वो उसकी शख्सियत में उस तब्दीली को आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। पहले वो एक जो 64 भाइयों को कत्ल कर दे, और फिर जंग में भी लाखों की तादाद में लोगों के साथ जंग करके मुल्क फ़तह करके आए, वो बजाय उसको कि उस पर एक सरशारी का नशा हो कि अब तो मेरे मुकाबले में भी कोई नहीं है, मैं ऐशो आराम करूं, लेकिन वो गिल्ट में चला गया। और क्योंकि उसके अंदर कुदरत ने कुछ चेंज लेके आनी थी, उसको कुछ ऐसी चीज़ से नवाजना था। कहते हैं कि जब वो मेडिटेशन कर रहा था, तो शैतान ने भी उसको बहकाने की बहुत कोशिश की। खूबसूरत लड़कियों की भेजी गई उसको, उसने खाना पीना, अनाज भी खुद पे हराम कर दिया। कि यही देखे ना, नफ्स की ट्रेनिंग, भूख, ख्वाहिश है, हिरस, हवस, ये चीज़ें आपकी रूह को पाक नहीं होने देती। उसने इस चीज़ से ख़ुद को प्योरीफाई करके सोचा, और फिर उसके पास इल्म के ऐसे ख़जाने उस पर वारिद हुए। उसने बैठकर अपना हर इल्म जो है ना, उसको कहा कि मैं ये ट्रांसफ़र करके जाऊंगा। अगर मैं मर जाता हूँ और ये इल्म अपने सीने में ही ले जाता हूँ, तो क्या फ़ायदा, मैं दुनिया को क्या देके जाऊंगा। कत्ल तो कर दिए, लोगों को मार भी दिया, पर मैंने दिया क्या इस दुनिया को। और मैंने जाके जो अपनी एक सुपर पावर है, अल्लाह की ज़ात है, इसको क्या जवाब दूंगा। देन ही डिसाइडेड कि वो अपने तमाम इल्म को किताबों की सूरत में ये लिख कर वो तहरीर करके जाएगा,
और किसी को सौंप के जाएगा। अब उसने 9 शोबे बनाए, एक तिब का बनाया, एक सर्जरी का बनाया, एक जंग लड़ने के जो माहिर तरीके हैं, एक स्ट्रेटजी का बनाया, मुख्तलिफ एक जो पैसा कमाने का, फाइनेंशियल इश्यूज को हैंडल करने का, सितारों का इल्म, एस्ट्रोलॉजी, जो इल्म उसके पास थे ना, वो ट्रांसफ़र करता गया, लिखता गया। समझे कि उसने अब ये इल्म एक इंसान दरख्त के नीचे बैठ कर तो नहीं पा सकता, या एक जंग से तो नहीं सीख सकता। जो चीज़ें मुझे अंदाज़ा होता है कि जब उसकी अल्लाह से एक कनेक्टिविटी हो गई, तो अल्लाह ने उस पर काफ़ी चीज़ों का अदराक किया, और वो कि तुम इंसानियत को ऐसे ऐसे फ़ायदा दे सकते हो, क्योंकि वो इंसानों के लिए अच्छा काम। और ये वाहिद सीक्रेट सोसाइटी है कि जो इंसानों की बेहतरी के लिए बनाई गई। अच्छा, अब क्या हुआ, उसने 9 किताबें लिखी, जो हर किताब अपने जिस इल्म के हवाले से लिखी गई थी, वो इतना ज़्यादा उसके अंदर इल्म और मवाद था कि उसने सोचा कि ये मैं किन लोगों के हवाले करूं, उन लोगों के जो ना सिर्फ खुद सीखें और माहिर बने, बल्कि आगे भी लोगों में ये ट्रांसफ़र करें। फिर उसने डिसाइड किया, वो 9 किताबें लेके वो अपने महल में वापस आया। उसने तमाम अपने पूरी रियासत के 9 बेहतरीन लोग बुलाए, अपने पास बुलाए, और उनको उसने एक एक करके वो इल्म ट्रांसफ़र किया, और कहा ये सिर्फ आप तक ना महदूद रहे। आपको लगे कि अब आपका जाने का टाइम आ गया, या आपने इल्म सीख लिया है, तो जो आपका सबसे बेहतरीन शागिर्द हो, या आपके नज़दीक आपसे भी बेहतर इंसान हो, या आपने उसको ट्रांसफ़र करना है। इसमें वो 9 लोग जो थे, कोई एक आगे जाके, मतलब जिस किताबों के बाद ये, फिर उसने इस 9 लोगों की एक सोसाइटी जो, अच्छा इसका पुराना नाम क्या था या नया नाम ये है या यही नाम था, इस बारे में ज़रूर एक मतलब पुरसरारियत बरकरार है। कोई रेफरेंस नाम के अलावा द 9 अननोन मैन, इसका हिंदी का तर्जमा होगा या हिंदी की ज़ुबान में होगा, लेकिन नाम सिर्फ यही चला है, द 9 अननोन मैन। 9 लोग कौन है अशोका ने अपनी सीक्रेट बुक्स जिनको दी थी, या जिन 9 लोगों ने वो सीक्रेट बुक्स आगे पास ऑन की, उनमें से किसी का नाम? जो नाम आज के दौर में जो ट्रांसफ़र हुआ, जो एक नाम बहुत 2 ऐसे नाम हैं जिनको आप जानते हैं। पहले जो थे वो उनके दरबारी, उस टाइम जो रियासत का हिस्सा थे, वो आप और मैं इनको नहीं जानते। इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम भी है, और वाकई एपीजे अब्दुल कलाम इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है। और विक्रम साराभाई, जिन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने जो इंडिया की ये है खलाई सिस्टम को हेड करते हैं, इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए वो भी सुना है। इस एक किताब जो इस इल्म पे लिखा गया था, वो उसके किताब होल्डर हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी इन सोसाइटी का हिस्सा थे। असल में ये सारी जंग जो थी ना, ये बुराई के अगेंस्ट थी, कि ये जो 9 किताबें और दी गई, इसका असल मकसद जो था वो जो है वो बुराई के अगेंस्ट था। इसका एक बड़ा इस पे एक इंडियन सीज़न पूरा इस पे आया, इसमें JI-50 के नाम से ना, जिसमें बताया गया इसके हवाले से। अच्छा, इसके एक और इसका एक मिरेकल वो कहते हैं कि जो गंगा है, आपको पता है हिंदू मज़हब के हवाले से गंगा में लोग नहाते हैं, अपने गुनाहों को पाक करते हैं, जानवर चीज़ें सारे, लेकिन उनका बिलीफ है कि सब नहाते हैं लेकिन गंगा मैली नहीं होती। गंगा मैली नहीं होती। उसका कहते हैं कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने ही नज़दीक ही एक मंदिर है, और उसमें इसी इल्म के थ्रू एक ऐसी टेक्निकल डिवाइस है जो केमिकल कोई रिएक्शन होता है या केमिकल उसमें है मौजूद, कि जो गंगा को पानी को प्योरीफाई करता रहता है। ये सीक्रेट भी इसी सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू हुआ पॉसिबल, ताकि उसकी गंगा की सफाई का काम और उसका जो एक उनका रिलीजियस उसके साथ एक कनेक्शन है, इसको कायम रखा जाए। बहरहाल इस तरह ये
सीक्रेट सोसाइटी वजूद में आई और अशोका इसको बनाने वालों में से था। और अशोका के जो 9 बेहतरीन लोग थे वो इसका हिस्सा थे। और आज भी, लेकिन आज भी ये 2-3 नामों के अलावा डॉक्टर अब्दुल कलाम या ये जो सुभाष जो सारा जो 2-3 नाम हैं, इसके अलावा किसी के नाम एज सच सामने नहीं आ सके कि ये इतनी सीक्रेटली ऑपरेट करती है। इसकी सीक्रेसी के बारे में एक और र्यूमर कह ले, कॉन्स्पिरेसी कह ले, या एक लोग डिस्कस करते हैं चीज़ के पॉग के एक जादूगर मिलने गया अशोका से जब उसने ये 9 बुक्स लिखी, और जब वो वापस आया तो जादूगर के पास एक गैजेट था, लेकिन फिर वो बड़े मिस्टीरियस वे में मर गया। वो किसी और मुल्क से आया था, उसको अशोका ने कोई ऐसी चीज़ दी जो कहते हैं कि बहुत ही पॉप सिल्वेस्टर कहते हैं, पॉप सिल्वेस्टर थे वो। और बहुत ही मिस्टीरियस डेथ भी उनकी बहुत ही मिस्टीरियस हुई। और वो दुनिया की भलाई के लिए, पीस के लिए बहुत काम करना चाहते थे। और जहाँ तक कि किताबों की पॉजिटिविटी की है, वहाँ पे ये नेगेटिव सीक्रेट्स जो सोसाइटीज़ हैं वो आई थिंक इसके ख़िलाफ़ काफ़ी नबर आज़मा रही हैं कि ये वाहिद सीक्रेट सोसाइटी थी जो पॉजिटिविटी को, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को, इल्म को, मेडिकल हिस्ट्री में जो बहुत काम हुआ, उनके पीछे इस किताब का बड़ा रोल है। एस्ट्रोलॉजी पे बहुत काम हुआ, सितारों की साइंस पे बड़ा काम हुआ। माहिर फल्कियात जो बने, एक माहिर फल्कियात था जिसको बुक दी गई। अपने ज़माने के जो बेहतरीन माहिर फल्कियात, तिब से ताल्लुक़ रखने वाले, माहिर माशियात और इस तरह के लोगों को ये सौंपा गया और वो आगे नसर दल नसर चलाते रहे। और लेकिन इतनी सीक्रेसी से कि जिनको वो सवाए चंद एक बड़े नामों के कोई नाम ऐसा सामने आया नहीं, और इन नामों ने भी खुल के कभी इकरार नहीं किया, लेकिन इनका उनसे ताल्लुक़ जो है वो साबित हुआ। डिफरेंट इवेंट्स पे, डिफरेंट चीज़ों पे पता चला कि ये उनसे इंटरलिंक्ड है। लेकिन ये सोसाइटी एक आज भी इंडिया में है और उसमें बहुत मेन लोग और बहुत टॉप के लोग शामिल हैं, लेकिन इंतहाई सीक्रेट है। लेकिन सादिया आपा, इसके बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि अगर इस तरह की कोई सीक्रेट सोसाइटी है जो भलाई के लिए काम कर रही है मैनकाइंड के लिए, तो फिर जब कोविड आया, बेशुमार डेथ्स हुई इंडिया में, और इंडिया की जो अब करंट सिचुएशन चल रही है, तो लोग कहते हैं कि कहाँ पे हैं वो सीक्रेट सोसाइटी के लोग जो इन हालात में हमें सेव करने नहीं आ रहे। डेट वॉज सीक्रेट सोसाइटी, नॉट NGO। उनका जो मकसद था वो इल्म को थ्रू तरक्की देना था मुल्क को। अब ये वो वाली तो थी नहीं, सीक्रेट सोसाइटी थी और बड़े हिडन लोग थे, क्योंकि जब आप इस लेवल पे काम कर रहे हों तो आपको थ्रेट्स होते हैं उन लोगों की तरफ से जो नहीं चाहते कि दुनिया में बेहतरी आए है या तरक्की हो। उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। तो देखिए, ऐसे मौक़ों पे एक वो यही इसी किस्म के लोग प्रोड्यूस करना चाहती थी ये सोसाइटी कि जो इस माशरे का हिस्सा हों और इन तमाम मसलों का हल तैयार करें। लेकिन ज़ाहिर बात है, सीक्रेट मीन ही सीक्रेट है। अगर वो मंजर आम पे आते तो आप जिस तरह जानती हो कि जिस तरह की मोनोपलीज़ हैं, जिस तरह की दूसरी सैटनिक सोसाइटीज़ काम कर रही हैं जो इस किस्म के वायरसेस फैलाने में भी अपना किरदार अदा करते हैं, जिन्होंने मुल्कों की आबादियाँ भी कम करने के लिए इस तरह के वायरसेस फैलाते हैं, जो बूढ़े लोगों की तादाद कम करने के लिए, खराजात को कम करने के लिए यूरोप में और इन जगहों पे इस किस्म के जरासीम फैलाए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ज़ाहिर बात है, अगर वो सीक्रेट सोसाइटी जो कि चंद लिमिटेड लोगों तक महदूद है, वो इस लेवल पे नहीं इस चीज़ को कर सकती थी। इस चीज़ के दो रुख हो सकते हैं, या तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करेक्ट हो सकती है, या इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली का एक मिथ है, ये भी करेक्ट हो सकती है। और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कोविड की एक अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, फिर वैक्सीन की एक बहुत बड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बल्कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि कोविड की और जो वैक्सीन थी उसकी क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, वो मैं चाहूँगी कि हम आपसे डिस्कस करें। अच्छा,
ये वाली चीज़ें तो हो गई, इसे मैं चाहती हूँ कि जो जो हम चीज़ें डिस्कस करें, हमारी ऑडियंस जो है उसको इंटरनेट पर टैली भी कर ले अपनी नॉलेज के लिए, बल्कि कमेंट सेक्शन में अगर उन्हें इसके बारे में कुछ पता है तो वो अपना पर्सपेक्टिव भी हमारे साथ शेयर करें। अभी आपने बात की कि जो अशोका ने की वहाँ पर फाइट, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। कहा जाता है कि दुनिया में कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे ग्रेवयार्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। इन ग्रेवयार्ड्स के मुतालिक जब मैं पढ़ रही थी तो खौफनाक हद तक अजीबो गरीब हैं। और आप हमारे नज़र में एक कब्रिस्तान का जो एक कॉन्सेप्ट है, एक पीसफुल प्लेस, एक ऐसी, लेकिन अब दुनिया इस तरीके से किस किस तरह क्या क्या हो रहा है, तो मैं हैरान थी कि हम कहाँ हैं। हमारी सोचें आज भी वही, हम तकद्दुस कब्रों को देते हैं और किस तरह उसके बारे में हमारी सोच है। लेकिन दुनिया में इतने अजीब व गरीब वाक़यात और अजीब व गरीब कब्रिस्तान हैं कि मैं जब इनके बारे में पढ़ रही थी तो बहुत ही हैरान कुन था। तो मेरा दिल चाहा कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम ये शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो मैं एक ब्राज़ील का कब्रिस्तान है उसके हवाले से बताना चाहती हूँ। अच्छा, ये जो कब्रिस्तान है ये 32 मंजिला कब्रिस्तान है। मंजिला कब्रिस्तान के भी टावर्स होते हैं? वो उन्होंने कहा कि जी एक डिफरेंट चीज़ ईजाद की। एक कब्रिस्तान, एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाएगी पहाड़ के दामन में। अच्छा, वो 32 मंजिला है और उसका जो हाइट है वो 108 मीटर हाइट है उसकी। काफ़ी टॉल बिल्डिंग कहलाते हैं। अच्छा, अब उसमें बने हुए हैं पूरा एक इस तरह का रखा हुआ है कि एक साइड पे जैसे हम बनाते नहीं ड्रॉअर टाइप, उसमें एक मैयत को रखने की जगह होती है। इस तरह एक एरिया है, इसके 6 बॉक्सेस हैं। फिर अगले एरिया में इस तरह बॉक्सेस बना के ना, बॉक्सेस बंद नहीं हैं, ओपन है। उन बॉक्सेस में मैयतों को रख दिया जाता है। अच्छा, इसकी जनाब इसमें आम आदमी नहीं जा सकता। उसके नीचे, इस कब्रिस्तान के नीचे क्लब है, कैफ़े है और दीगर चीज़ें, बैठकर आप वहाँ आएँ अपने लोगों को। अच्छा, मतलब कौन वो लोग हैं जो कब्रिस्तान में पार्टी कर रहे हैं? वो जनाब क्या करते हैं, 3 साल के लिए आपकी मैयत को रख लेते हैं। उसके लिए भी पाकिस्तानी 20 से 30 लाख आपका ख़र्चा होता है। अच्छा, वो फिर क्या होता है कि अगर आपने परमानेंट करवानी है, वो जगह लेनी है, तो 50 लाख पाकिस्तानी आपका लगता है। अच्छा, उसमें क्या होता है, हवा का सिस्टम रखा हुआ है, फ़ैन्स चल रहे हैं या हवा के इस तरह के वो बने हुए हैं कि उन मुर्दों को हवा लगती रहती है और वो लेटे हुए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी जो है ना डिकम्पोज हो रही है। और उनके प्यारे आके उनके पास बैठ जाते हैं, उनको देखते रहते हैं। और जब वो पूरी तरह डिकम्पोज हो जाती है तो वो फिर उनको समेट के रैप करके वो साथ दे देते हैं। 3 साल की मुद्दत में टोटल वो बॉडी जो है वो अपना सब कुछ ख़त्म करके उसका जो स्किन वो सब ख़त्म हो जाता है। तो वो फिर वो कहते हैं वो जब तक अपनी हालत में रहते हैं वो रोज़ अपनी आँखों के सामने उनको इस सूरत हाल से गुज़रता देखे गए हैं। अच्छा, मैंने इसकी फुटेज भी देखी है और अजीब होलनाक सा थोड़ा लग रहा था, क्योंकि एक हॉल है जैसे, उसमें ड्रॉर जगह ऐसे जैसे एक एक बिस्तर लगने की। अब वो उनके प्यारे बैठे हैं, वो बॉडी आदि मतलब अजीब लगता है कि वो कुछ किसी की स्किन ख़त्म हो रही है, किसी की आंखें ऐसे हैं और कोई बच्ची छोटी सी थी, उसने तैयार किया हुआ है, हेयर बैंड्स लगाए हुए हैं, लेकिन उसका फेस ना वो ज़रा इधर गिर गया हुआ है। और इस तरह की चीज़ें मंजर थे। तो मैं सोच रही थी कि वाह, ये सब कुछ क्यों इस तरह मतलब करना ज़रूरी है। बहरहाल सुना है कि जी ये अमीरों का एक ख़ास स्टाइल है अपने मुर्दों को सबसे ज़्यादा अपने सामने रखने का। उनको बड़े कहते हैं जी हमने इनके साथ अभी भी आके बैठते हैं, उन्हें कपड़े भी मतलब वो चेंज वगैरह करा देते हैं। इस तरह की चीज़ें इससे मतलब मनसूख हैं। और अब जो पता चला है कि ब्राज़ील के इस स्टाइल से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ है इसराइल और भारत कि वो भी
अपने ऐसी बिल्डिंगें बनाने का सोच रहे हैं कि जहाँ पे मैयतें रखी जाएंगी। वहाँ नीचे पूरा पार्किंग सिस्टम है, आप आएँ, पहले अपनी मैयतों के साथ थोड़ा टाइम गुजारें, नीचे आएँ, कैफ़े में खाएं पिए, कुछ ड्रिंक करनी है, कोई गपशप करनी है, वो करने के बाद आप लोग घरों को चले जाएं। तो ये एक इतनी, और देखने में दूर से आप देखो तो वो पहाड़ के दामन में वो बिल्डिंग बनी हुई अजीब ही लगती है, इतनी खूबसूरत लगता है, रिहायशी फ्लैट्स जैसे होते हैं जहाँ इंसानों को आजकल रहने की जगह ही नहीं मिल रही। मतलब मैं इसका पर्पस सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। अमीरों का अमीर होने का उनको ये बेनिफिट देना कि वो उनको अपने लोगों को ज़ेर ज़मीन दफनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादातर लोग वो अंगीठियों में डाल के जला भी देते हैं, और वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो अमीरों का है ना, जो गरीब हैं जो अपनी मुर्दों की लाशें ऐसी साइडों में गार्बेज वाले में फेंक देते हैं। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो ले जाएगा। वो सुन के मुझे इतनी तकलीफ हुई कि कहीं रास्ते में डाल दिया, सड़क के किनारे डाल दी। वो ऐसे करते हैं, वो समझते हैं कि बस ख़त्म हो गया, जैसे हम खा पी के खाली डब्बा फेंक देते हैं, ये भी अब डिस्पोज ऑफ ही करना है, इसको डाल दो डस्टबिन में, ये भी अब कचरा ही रह गया, रूह तो निकल गई। मतलब मैं शुक्र करती हूँ कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा एक बहुत ही अच्छा, एक महज़ब और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीका है। और इसके अलावा भी मैं एक अजीब अनोखे तुम्हें बताऊं कि ये इतना खौफनाक ये भी है, ये अभी जो सुना है अगला उससे भी ज़्यादा खौफनाक अगला है। उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। ये एक ज़ेर ज़मीन कब्रिस्तान है, और ये इसमें अभी तक जो है ना वो 70 लाख से ज़्यादा मुर्दा लोग इसमें दफनाए गए हैं। और ये अजीब किस्म का वो एक थ्योरी थी कि उन्होंने सुरंगें बना के, जब ये आया हिटलर, बहुत ज़्यादा अमवात हुई, बहुत लोग मरे, लाशें, जंगों के बाद भी जो लाशें इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा कि वो सुरंगें बना के ना वो वहाँ लाशों को ढेर करते रहते थे। उनकी हड्डियों से दीवारें बनी हुई हैं, खोपड़ियाँ बनी हुई हैं, 70 लाख तो ऑलरेडी वहाँ हैं। और कितने 100 मीटर वो लंबा है कि इसमें आप चलते जाएं आप उसको कब्रिस्तान को कवर ही नहीं कर सकते पूरा। इन्होंने अब आके सियाहों के लिए वो खोला है जिसमें 2-3 मीटर ही का रखा है, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ कि एक 25 लोगों का सियाह थे, उनका ग्रुप था, वो आए, वो नीचे गए और फिर वो कभी वापस नहीं आए, वो मिले ही नहीं कि वो किधर गए। यहाँ वो आगे निकल गए, भटक गए, वहीं फंस के मर गए, बिल्कुल भूल भुलैया सुरंगें हैं वहाँ, हवा रोशनी का भी कोई इतना अच्छा नहीं है। और सोचें, लाशों से बनी दीवारें हैं, लाशों से बने ही सर की खोपड़ियों से बने हुई सारे रास्ते हैं, उसमें सिर्फ लाशें ही लाशें हैं। वो 25 सियाह जब अंदर गए देखने के लिए, और उसके बाद पहले तो ये सारा खुला हुआ था सियाहत के लिए, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ मीटर खोल के बाकी इलाका बंद कर दिया अंदर जाने के लिए, क्योंकि उसको वहाँ अंदर जाके ढूंढना, या कोई रास्ता भूल गया फिर वो निकल ही ना सके। कितने 100 मीटर अंदर वो है जिसमें 70 लाख लाशें होंगी, तो सोचें कि वो कितना बड़ा एरिया होगा, और ये ज़ेर ज़मीन है। तो इसलिए ये यहाँ से अजीब व गरीब एक कैफियत है। लोग कहते हैं जब वहाँ जाते हैं ना, आपको सांस लेने में घुटन, और ऐसे लगता है कि जैसे ऐसी फ़िज़ा होती है कि जैसे उनके वो जो खोपड़ियों के तासुरात और वो हड्डियों के, इंसानों की पिंजरों का वो जो बना हुआ है सारा, वो बहुत खौफनाक मंजर देता। याद है एक बार हमने अपने पॉडकास्ट में जब बता रहे थे काला जादू जो तंत्रिक मंत्रिक होता है ख़ास जो करते हैं, उन्होंने भी एक ज़ेरे ज़मीन कब्रिस्तान बनाया हुआ था जो नहर के नीचे था, आगोरी बाबा, आगोरी बाबाज में। वो बच्चों को क्योंकि जलाते नहीं हैं तो दफनाया जाता है। वो जो शमशान घाट के साथ वो कब्रिस्तान होते हैं, वो भी ज़ेरे ज़मीन होते हैं, और वहाँ बच्चों को दफनाया जाता है। अगोरी बाबाज जो हैं, जो अपने रिचुअल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अजीब व गरीब कब्रिस्तानों की बात आई तो मैं तो हैरान ही रह गई। और ये कब्रिस्तान जो है ना,
वो 1763 में बना था। कितना कदीम है। और इसमें सोचें कितने इंसान में सोची थी, 70 लाख तो ऑलरेडी वहाँ इंसान हैं जो मर गए थे। वो भी किसी कोई फैमिली होगी, क्या उनकी लाइफ हिस्ट्री होगी, किस तरह उनको मौत मिली और किस तरह वो डाले गए ज़ेरे ज़मीन। ये कि लोग अब सियाहत के लिए खोल दिया गया है ताकि उससे वो पैसे काफ़ी, सुना है जो ब्राज़ील वाला है बिल्डिंग वाला, वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का ब्राज़ील की हुकूमत के लिए। मतलब लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि उन्होंने ग्रेवयार्ड को एक टूरिज्म प्लेस बनाया टूरिज्म प्लेस बना, दोनों जगहों पे ये ग्रेवयार्ड जो हैं ये एज ए टूरिज्म इस्तेमाल होते हैं। आपने कभी कोई रियल लाइफ में ग्रेवयार्ड से रिलेटेड बड़ा कोई हॉरर और टेरिफिक केस सुना है? कब्रिस्तान का ना अजीब सा खौफ भी होता है, लोग डरते भी हैं, लोगों को कुछ चीज़ें भी नज़र आती हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग बैठकर चिले भी काटते हैं, मुराकबे कब्रें खोद के उनके अंदर बैठ जाते हैं, 40-40 दिन वहाँ बैठे रहते हैं और वहाँ चिले करते हैं ये जादू वगैरह के लिए। और अजीब व गरीब एक्टिविटीज़ भी होती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और जो वाक़यात बहुत दिल हिला देने वाले थे कि वो एक आदमी था जो कब्रिस्तान में जैसी कोई नई किसी खातून का मैयत आती थी तो वो इसी ताक में रहता था और वो नाउज़बिल्ला उन मैयतों को निकाल के उनके साथ रेप करता था। वो पकड़ा गया था और इस हद तक घिनौना काम भी। और एक जो इंसिडेंट हुआ था, मेरे बहनोई लगते हैं, फुफोजाद बहन के हस्बैंड, ये सब कॉलेज में स्टूडेंट थे। तो इन सब ने ना एक चैलेंज जैसे यंग लड़कों में होता है, थ्रिलिंग चैलेंजेस, और वो काफ़ी पुरानी बात है। तो इन लोगों ने चैलेंज किया कि रात को जो कोई कब्रिस्तान एक कब्र मुंतखब कर ली दिन में कि यहाँ आके ना जो जाके कील एक ठोक कर आएगा और फिर वापस आ जाएगा तो हम समझेंगे वो बहादुर है। जो हार जाएगा हम उसको से ट्रीट लेंगे, जो जा नहीं सकेगा साबित इसलिए कील ठोकना है कि साबित हो कि आप गए थे। अच्छा, अब वो उनमें से एक दोस्त काफ़ी डरा हुआ था, वो कह रहा था कि मैं इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता। बहरहाल दोस्तों ने इंसिस्ट किया, बुज़दिल ताने शाने, उस पर बेचारा मरता क्या ना करता। हाँ, साथ आ गया इनके। अच्छा जनाब, आप एक गया, वो थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। उसने कहा जी मैंने अपना कील ठोक दिया है। उसने दूसरे को हथौड़ी दी, वो अपना किरसे का कील लेके गया। अच्छा, वो भी थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। अब ये तीसरी बारी इसकी थी। अब ये कह के मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं। इन्होंने कहा नहीं, ये दो लगा के नहीं आए, कोई नहीं तुम्हें पकड़ता। इन्होंने जानबूझ के थोड़ा सा हॉरिफाई भी किया। यहाँ वैसे सुना है कि कोई पकड़ लेता है और इस तरह करके। बहरहाल उन्होंने इसको इतना फोर्स किया कि उसको जाना पड़ा। अच्छा, जब वो गया तो काफ़ी देर तक वापस नहीं आया। अब इनमें सब में परेशानी बढ़नी शुरू हो गई कि क्या, कोई कहता है कि घर भाग गया, निकल के वहीं से गया ही नहीं अंदर, और कहे नहीं यार वापस क्यों नहीं आया, हमें बताता तो सही अगर ऐसी बात होती। बहरहाल भी दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब काफ़ी टाइम हो गया, अब हमें जाना चाहिए। जब वहाँ पे वो पहुँचे उस कब्र पे तो वहाँ पे वो गिरा हुआ था, कब्र के ऊपर ही लेटा हुआ था और वो इंतकाल कर चुका था। जब उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि उसकी कमीज़ जो है वो कब्र पे है और उसके ऊपर कील ठुका हुआ है। ये से जब किया तो उसकी कमीज़ का पिछला हिस्सा कब्र पे आया, जैसे कील डर के जब तो देखा तो कमीज़ भी साथ ही ठुक गई। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसको लगा के पीछे से पकड़ लिया है किसी ने। वो जो खौफ था ना, खौफ ने उसका हार्ट फेल कर दिया। और सम टाइम कोई मजाक इतने खौफनाक हो जाते हैं। तो मतलब ये सारी ज़िंदगी वो दोस्त इस ट्रॉमे से नहीं निकल सके और इस गिल्ट से नहीं निकल सके कि हमने क्यों उसको प्रेशराइज़ किया। तो कब्रिस्तान में तो जो खौफनाक चीज़ें होती हैं वो होती हैं, लेकिन इसका खौफ भी जो बना दिया गया है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, खौफ सब में ही होता है, लेकिन मैं जब अपने वालिद की बाद कब्रिस्तान जाना शुरू हुई, मैं और मेरा छोटा भाई रात के अंधेरे में भी चले जाते थे। फिर उसके बाद मेरा कब्रिस्तान में बैठने का या वो खौफ ख़त्म हुआ अपने वालिद के। जब मैं वालिद के पास बैठी होती हूँ ना तो मुझे होता है कि अब्बू तो है ना इधर, अब्बू तो मेरे साथ है ना, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। बल्कि मैं सब कब्रों को बैठ के देखती रहती हूँ, जब दोपहर में जाती हूँ, शाम में
मैं कहती हूँ कैसी कैसी ज़िंदगियाँ होंगी। बल्कि एक बिल्कुल स्टार्ट में मेरे अब्बू की लेन वाली में बहुत प्यारी बच्ची है, हूरे शान नाम लिखा हुआ है, 17 साल की बच्ची है जिसकी खबर है। उसको बहुत, उसके वालिद एक बार मुझे मिले, उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई, इतनी लंबे बालों वाली गुड लुकिंग बच्ची। बस उसको अचानक ही कैंसर डायग्नोज हुआ। और मैं जब जाती हूँ तो उसके पास खड़े होकर फातिहा भी पढ़ती हूँ और कहती हूँ कि तू छोटी सी मतलब बच्ची हो, तुम आई थी दुनिया में। मतलब वो तो मैं समझती हूँ निशान इबरत है कब्रिस्तान हम सब के लिए, कि हम बड़े बड़े लोग वहाँ दफन हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आते हैं, लेकिन सब कुछ यहीं रह जाता। अच्छा, अभी आपने ना एक बात की कि एक आदमी इसी चीज़ का इंतज़ार करता था कि किसी औरत की लाश दफनाई जाए और वो उसको निकाल के अब्यूज़ करे। ये भी कहा जाता है कि जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि इल्यूमिनाटीज़ हो गए, और जो दूसरी सीक्रेट सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं, उनको बाकायदा तौर पर ये टास्क दिया जाता है कि आप कब्रों से लड़कियों की लाशें निकाल के उनके साथ रेप करें। वैसे भी अब लबीबा सोचो, कोई नॉर्मल इंसान जो अपने होश व हवास में हो, जिसकी सेंस काम करती हो, जो एक औरत ने पैदा किया हो, जिसकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, वो इस तरह का अमल कर सकता है? और मौत जो बरहक है, हर एक पे आनी है, और वो एक मुर्दा बच्चा खातून के साथ इस तरह की हरकत, उसको खौफ, एक आम इंसान कब्रिस्तान में घुसते हुए डरता है रात को। वो बजाय इसके कि घुसना एक कब्र से निकाल के एक औरत के साथ, ये कोई शैतान ही करवा सकता है, ये आम इंसान नहीं कर सकता। जो शैतान का मानने वाला, उसका पुजारी ही ऐसी हरकत कर सकता है। जिसके अंदर राई बराबर भी खौफ खुदा है ना, वो ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये भी कहा जाता है कि ये जो डार्क वेब पे लोग होते हैं या इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के मेंबर बन जाते हैं, उनको ये डार्क रूम के लिए पनिशमेंट या टास्क दी जाती है कि आपने मुर्दे का गोश्त खाना है, या ये जो सैटर्न को अपनी सोल बेचते हैं और सैटर्न से एग्रीमेंट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो सैटर्न इनको कहता है कि आपने 6 महीने के अंदर अंदर इतने मुर्दे खाने हैं। आपको याद नहीं है, हमने भी कुछ दिन पहले एक केस डिस्कस किया था जिसमें टीनेज लड़की थी जिसका कत्ल जो उसने आदमी को बुला के किया था। तो उन दोनों मियाँ बीवी ने उसको साथ साथ छुरे मारे, उसका खून पिया, और वो खून भी फ्लश, बिल्कुल फ्रेश ब्लड भी पीना, गोश्त खाना। हमने एक इनका एबॉर्शन रिचुअल जो था, वो न्यूबॉर्न बच्चों की बोटियाँ खाना, नाउज़बिल्ला। और इन तमाम चीज़ों को करने से ही आपके अंदर का इंसान मरता है, आपका ज़मीर मरता है, और आप टोटल शैतान के, आपके दिल स्याह हो जाता है और आप शैतान के उसमें आ जाते हैं। टास्क उसको उनको मिलते हैं, याद नहीं है, कि अपने करीबी रिश्तों के साथ ये सारे एहतराम के रिश्ते ख़त्म करने, उनको अल्लाह ना करे अब्यूज़ करना, अपने मुक़द्दस रिश्तों को, हलाल रिश्तों को, जो आपके बेटी है, आपने देखा नहीं ये इंसिडेंट कितने होते हैं। और हमने जो एक केस जिक्र किया उसमें ये, इस केस में इनका अंकल इन दो बच्चियों को से अब्यूज़ करता था। इस तरह एक बड़ा मशहूर मैंने केस देख रही थी, वो म्यूज़िक वाला था, उसने अपने दोनों बेटों के साथ अब्यूज़ किया। फिर दोनों बेटों ने, और माँ को पता था, माँ खामोशी इख्तियार करती थी, तो उस दोनों बेटों ने शॉट गन से उन दोनों पेरेंट्स को कत्ल कर दिया था। तो अमेरिका की अदालत में ये केस चला था। तो मतलब उसका बाप इतना शैतानी उसमें घुस चुका था, गिर चुका था, और उसको ओबे करने के लिए शैतान को, वो अपने ही बच्चों के साथ ये ज़्यादती करता था। तो ये सब तो चीज़ें आज तो इस पर कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इस तरह के क्राइम्स नहीं कर सकता। और अब आई डोंट नो कि क्या रियलिटी होती है इन चीज़ों की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो इन बात का मुंह बोलता सबूत होती हैं। बहुत सारे लोग जब इन कहा जाता है कि सैटेनिक कल्ट्स को या इन मुजरिमों को जब पकड़ा जाता है, तो ये ऑन कैमरा तस्लीम करते हैं कि हमें शैतान ने कहा था तुम खा जाओ मुर्दे को, तो हम खा गए। और नहीं, फिर वो बड़े आपको नज़र आएंगे कॉन्फिडेंट, रिलैक्स, और वो कितनी मैंने ऐसे केसेस की, अदालती कार्रवाई चेक की, और वो इतने फ़खरिया अंदाज में बता रहे हैं कि हाँ मार दिया था, खून भी पी लिया था। यस, बिकॉज मैं, जो मेरा मतलब शैतान जो मेरा बॉस है, उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी, तो मुझे तो ये करना था, एंड आई एन्जॉयड इट अलॉट। मतलब इस हद तक वो कंट्रोल्ड होते हैं, ब्रेन उनके कंट्रोल्ड होते हैं
वो बुराई को इतना कंफर्टेबली लेना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। मैं बार बार कहती हूँ कि वो जिसका सोल बिक चुका है, जो शैतान के टोटल कंट्रोल में है, वही इस तरह, क्योंकि उनको अपनी मौत तो भी नज़र आ रही है। बिल्कुल। और आम तौर पे ऐसे लोग जेलों में सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। वो भी कहते हैं, वो भी शैतान उनको हुक्म देता है, तुम अपने आप को मार लो, तुम हमें दोबारा ज़िंदा कर दूंगा मज़ीद पावरफुल होके, ताकि वो ज़्यादा सीक्रेट्स ना खोल सकें। और इस वजह से शैतान के जितने पैरोकार हैं में से अक्सरियत ने जेलों के अंदर सुसाइड कर ली। इंडिया की सबसे पहली सीक्रेट सोसाइटी द 9 अननोन मैन के बारे में तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमने आज के पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर की। आपको क्या लगता है, कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।